हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। यानी जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसका बेसिस क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। यानी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया। यहाँ पे थोड़े हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बात करने के बाद हम यहाँ पे फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझने से पहले थोड़ा क्लासिफिकेशन के ऊपर हम बात कर लेते हैं और इवोल्यूशनरी थोड़ी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी हम इस कंसेप्ट के ऊपर हम बात करते हैं कि हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक कैसे पहुँचे हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। तो हमने एक पॉइंट पहले भी हमने डिस्कस किया, हमने कहा कि जब हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टाइप के जो ग्रुप्स हैं उनमें हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, इस एक्टिविटी को प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए बेटा जी। तो सबसे पहले हम बात करें क्लासिफिकेशन के ऊपर और क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पे डिफाइन हम कर ले रहे हैं बेटा जी। तो क्लासिफिकेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स on the basis of some observable characteristics। यानी कुछ ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको हम यहाँ पे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को हम अलग अलग ग्रुप्स में हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। तो इस एक तरीके से प्रोसेस को हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम कंसिडर करते हैं बेटा जी। तो जब हम क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट हैं, उनके नाम आपको फ्रीक्वेंटली एक तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट की हम यहाँ पे बात करते हैं, एरिस्टोटल की हम बात करते हैं बेटा जी। एरिस्टोटल की अगर हम बात करें तो इनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी हम कंसिडर करते हैं, इनको हम फादर ऑफ जूलॉजी भी एक तरीके से इनको हम कंसिडर करते हैं। यानी एरिस्टोटल वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक वे में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई करने की उन्होंने कोशिश की, इसलिए उनको हम यहाँ पे फादर ऑफ बायोलॉजी भी हम उनको हम कंसिडर कर रहे हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी उनको हम बोलते हैं। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस उन्होंने यूज़ किया ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, यानी यूज्ड फर्स्ट टाइम साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने सबसे पहले एक तरीके से साइंटिफिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एक तरीके से उन्होंने काम में लिया और यहाँ पे साइंटिफिक जो बेसिस हैं उनको यूज़ करके उन्होंने एक तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की उन्होंने कोशिश की। तो एरिस्टोटल की अगर हम बात करें तो एरिस्टोटल ने एनिमल और प्लांट दोनों के लिए एक तरीके से यहाँ पे उन्होंने बेसिस उन्होंने सिलेक्ट किया, यानी
क्लासीफाई बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल और प्लांट दोनों के लिए ही उन्होंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया, और यहाँ पे उन्होंने साइंटिफिक बेसिस फर्स्ट टाइम उन्होंने यूज़ किया। और यहाँ पे एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी हम यहाँ पे उनको हम कंसिडर करते हैं, ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। तो अब हम बात कर लेते हैं एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर, और उसके बाद हम बात करेंगे आगे के कुछ पॉइंट्स के ऊपर। बढ़ा जी। यहाँ पे हम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। तो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के लिए एरिस्टोटल ने उनकी जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं उनको उन्होंने एज ए बेसिस उन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। यानी प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन किया उन्होंने किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। यानी मॉर्फोलॉजी को उन्होंने स्टडी किया और उस आधार पर उन्होंने प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज में उन्होंने क्लासिफाई किया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 मेन कैटेगरीज आपको प्लांट्स में देखने को मिल रही है। जैसे ट्री की हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पे हम सर्व की बात करते हैं, हर्ब की हम बात करते हैं। यानी उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स प्लांट्स को 3 अलग अलग कैटेगरीज में एक तरीके से उन्होंने क्लासिफाई किया। इसी प्रकार से एनिमल को भी उन्होंने क्लासिफाई किया। यानी एनिमल क्लासिफिकेशन में बात करते हैं, एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने जो बेसिस यूज में लिया वो लिया ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी। यानी ब्लड टाइप के आधार पर उन्होंने एनिमल्स को मेनली 2 कैटेगरीज में एक तरीके से उन्होंने क्लासिफाई किया। एक हम बात करते हैं एनीमा की, एक हम बात करते हैं एनिमल की। यानी यहाँ पे आपको 2 एनिमल कैटेगरीज आपको देखने को मिल रही है। एक में आपको आरबीसीज की प्रेजेंस आपको देखने को मिलती है और एक में आरबीसीज एब्सेंट होती है। आरबीसी प्रेजेंट इन ब्लड। जाहिर सी बात है, अगर ब्लड के अंदर आरबीसीज प्रेजेंट है तो ब्लड का जो कलर होगा वो रेड कलर का ब्लड हमको देखने को मिलेगा। तो उन सभी ऑर्गेनिज्म को इस कैटेगरी में हम रखते हैं। और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर आरबीसीज एब्सेंट है उनमें जो ब्लड का कलर है वो डिफरेंट होगा, तो उस कंडीशन में उनको हम एनीमा एक तरीके से कैटेगरी में हम उनको कंसिडर करते हैं। यानी आरबीसीज एब्सेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले इनिशियली एक तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको साइंटिफिक बेसिस पे एक तरीके से क्लासिफाई करने का जो काम है वो एरिस्टोटल ने किया। इसके बाद एक तरीके से अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन सिस्टम हमको देखने को मिलेंगे और उनमें एक तरीके से हम इम्प्रूवमेंट करते हुए फाइनली एक तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक एक तरीके से हम पहुँचते हैं। तो अब हम बात करते हैं कैरोलस लीनियस की हम बात करते हैं जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एक तरीके से इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। तो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कैरोलस लीनियस ने इंट्रोड्यूस किया। कैरोलस लीनियस की हम बात कर रहे हैं। gives two kingdom
सिस्टम, यानी अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं इन सभी ऑर्गेनिजम्स को कैरोलस लिनियस ने दो किंगडम में एक तरीके से डिवाइड उन्होंने किया। और यहाँ पे हमको दो किंगडम मेनली देखने को मिल रहे हैं। एक किंगडम हमको देखने को मिल रहा है प्लांटी और एक किंगडम हमको यहाँ पे देखने को मिलता है एनिमेलिया। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपको दो किंगडम देखने को मिल रहे हैं, प्लांटी एंड एनिमेलिया। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपको कुछ ड्रॉबैक्स आपको देखने को मिलती है, कुछ कमियां आपको देखने को मिलती हैं और उन कमियों की वजह से एक तरीके से हम इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। तो वो कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं उनको हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं और उसके बाद हम अगले सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स आपको देखने को मिल रही है। नो differentiation between prokaryotes and यूकेरियोट्स। यहाँ पे जब हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में आपको किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन आपको नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी हम एक साथ एक तरीके से एक ही ग्रुप में हम कंसिडर कर ले रहे हैं। इसी के साथ साथ फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, फोटो सिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी हम एक साथ एक ही ग्रुप में हम कई बार कंसिडर कर लेते हैं। तो ये कुछ मेजर ड्रॉबैक्स आपको देखने को मिल रही हैं कैरोलस लिनियस के टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। अब हम बात करते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपको मेनली थ्री किंगडम्स आपको देखने को मिलेंगे। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक नया किंगडम एक तरीके से इंट्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर हम सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ हम कंसिडर करते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं अर्नेस्ट हेकल का थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम गिव्स थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और इस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को जब हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आपको मेनली थ्री किंगडम्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो नया किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ उसे बोलते हैं प्रोटिस्टा। एक आपको यहाँ पे प्लांटी किंगडम आपको देखने को मिलेगा, एक आपको एनिमेलिया। यहाँ पे अर्नेस्ट हेकल ने एक तरीके से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से अलग करने के लिए उन्होंने एक नया किंगडम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और यहाँ पे सभी प्रकार के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को उन्होंने इस नए किंगडम के अंदर एक तरीके से उन्होंने स्थान एक तरीके से उन्होंने प्रोवाइड करवाया। तो यहाँ पे प्रोटिस्टा किंगडम उनको देखने को मिल रहा है। और इसमें हम कौन से ऑर्गेनिज्म हम एक तरीके से कंसिडर करते हैं तो ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स like
इसमें यूनिसेलुलर एल्गीज भी हो सकती हैं, यूनिसेलुलर फंजाई भी हो सकते हैं, इसमें साइनो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ETC। तो इनिशियली एक तरीके से जब प्रोटिस्टा किंगडम एक तरीके से एग्जिस्टेंस में आया तो सभी प्रकार के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को हमने इस नए किंगडम में एक तरीके से हमने प्लेस एक तरीके से हमने प्रोवाइड करवाया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस सिस्टम की भी हमको कुछ ड्रॉबैक्स हमको देखने को मिल रही हैं, इसमें भी हमको एक तरीके से इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे अर्नेस्ट हैकेल की 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, इसकी हमको मेजर जो ड्रॉबैक हमको देखने को मिल रही है वो क्या देखने को मिल रही है? ड्रॉबैक यहाँ पे हम जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इन दोनों ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम एक साथ एक ही ग्रुप में हम रख रहे हैं। यानी यहाँ पे हम डिफरेंस हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में डिस्क्रिमिनेशन आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये इसकी मेजर ड्रॉबैक हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, यानी नो सेपरेशन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यानी यहाँ पे हमको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में हमको डिफरेंशिएशन हमको नहीं देखने को मिल रहा है, दोनों के बीच में हम अंतर नहीं कर पा रहे हैं, दोनों को एक साथ एक ही ग्रुप में हम स्थान दे सकते हैं, अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये अर्नेस्ट हैकेल का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसमें भी हमको कुछ ड्रॉबैक्स हमको देखने को मिल रही है, कमियाँ देखने को मिल रही हैं और इसमें भी हमको सुधार की एक तरीके से आवश्यकता महसूस हो रही है। तो यहाँ पे एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसे हम बोलते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेटा जब हम कोपलैंड की हम बात करते हैं, कोपलैंड की हम बात करते हैं तो इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम gives 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और जब हम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 किंगडम्स आपको देखने को मिलेंगे। और कोपलैंड के क्लासिफिकेशन सिस्टम की हम बात करें तो इसमें हमको एक नया किंगडम हमको देखने को मिलेगा जिसे हम बोलेंगे मोनेरा। और इन्होंने एक मेजर एक तरीके से जो ड्रॉबैक थी उस ड्रॉबैक को एक तरीके से कंसर्न में उन्होंने लिया और उसको उन्होंने क्लियर करने की उन्होंने कोशिश की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको मोनेरा किंगडम हमको देखने को मिलेगा, प्रोटिस्टा किंगडम हमको देखने को मिलेगा, प्लांटी किंगडम की हम यहाँ पे बात करते हैं एंड एनिमेलिया। तो 4 किंगडम्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो सभी प्रकार के जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने मोनेरा किंगडम में एक तरीके से हमने रखा है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर हम सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हम रखते हैं। सभी प्रकार के यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हम प्रोटिस्टा किंगडम में हम रखते हैं। सभी प्रकार के यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को हम मोनेरा किंगडम में एक तरीके से स्थान हम प्रोवाइड करवाते हैं।
और प्लांट्स और एनिमल को हम प्लांटी और एनिमल जो किंगडम है उसमें हम एक तरीके से स्थान प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एफ कॉपलैंड ने जो मेजर ड्रॉबैक्स थी उनको उन्होंने क्लियर कर दिया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी हमको कुछ ड्रॉबैक्स हमको देखने को मिल रही हैं और वो कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जब हम किंगडम प्लांटी की हम बात करते हैं तो किंगडम प्लांटी में ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक साथ एक तरीके से एग्जिस्ट कर रही हैं। यानी जब हम बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई की जो कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स वगैरह होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी नहीं होते हैं, यानी वो हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म को हम एक ही साथ एक ही किंगडम में हम रख रहे हैं, ये भी एक तरीके से सही नहीं है ना। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, एक मेजर ड्रॉबैक हमको देखने को मिल रही है एफ कॉपलैंड की क्लासिफिकेशन सिस्टम में, यानी हेटेरोट्रोफिक फंजाई पुट अलोंग विथ ऑटोट्रोपिक प्लांट्स, यानी ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स के साथ में हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स को हम एक ही किंगडम में एक तरीके से स्थान हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये सही नहीं है ना। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमको इसमें और एक तरीके से इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे जो आपके RH व्हीटेकर हैं उन्होंने एक तरीके से इस ड्रॉबैक को उन्होंने क्लियर किया और एक तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एक तरीके से एग्जिस्टेंस में आया। और ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है सबसे मोस्ट वैलिड क्लासिफिकेशन सिस्टम हमको देखने को मिलता है और जो मैक्सिमम जो साइंटिस्ट हैं वो इसको एक तरीके से फॉलो करते हुए रहते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की हम बात करते हैं। किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय RH व्हीटेकर। RH व्हीटेकर ने 1969 के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम उन्होंने दिया। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने मल्टीपल बेसिस एक तरीके से इसके लिए उन्होंने यूज में लिए। उन्होंने जनरल वे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कुछ मेजर बेसिस की हम बात करते हैं, जिसमें सेल टाइप की हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, रिप्रोडक्शन की और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम यहाँ पे कंसर्न में लेके एक तरीके से जो सभी प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम मेनली 5 किंगडम्स में एक तरीके से क्लासिफाई हम करते हैं। तो यानी ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप या स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर सकते हैं। इसी के साथ साथ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये मेजर बेसिस हमको देखने को मिल रहे हैं
5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। अब यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है इसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे डायग्रामेटिक वे में इसका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, और इसके बाद सभी प्रकार के जो 5 किंगडम्स हैं उनमें मेजर डिफरेंस क्या है उसको हम एक तरीके से क्लियर हम करने की कोशिश करेंगे बेटा जी। तो देखो यहाँ पे आपको ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम R.H. व्हिटेकर ने 1969 में इंट्रोड्यूस किया, और यहाँ पे उन्होंने जो बेसिस उन्होंने यूज लिए सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और इन सब में से भी जो सबसे इम्पोर्टेंट एक तरीके से वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि कॉपलैंड ने जो एक तरीके से क्लासिफिकेशन सिस्टम उन्होंने दिया उसमें और इसमें एक तरीके से जो मेजर डिफरेंस जो क्रिएट हुआ वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से हुआ, क्योंकि फंजाई और प्लांट एक ही ग्रुप में थे, उनको अलग करना था, तो यहाँ पे हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने बेसिस लिया और दोनों को हमने अलग कर दिया एक दूसरे से, और नया किंगडम हमको देखने को मिला यहाँ पे फंजाई। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और अब हम बात करते हैं थोड़ी इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की, हम बात करते हैं। डायग्रामेटिक representation of 5 kingdom classification system। यहाँ पे हम थोड़ा सा इवोल्यूशनरी सीक्वेंस को हम जानना चाह रहे हैं। ये जो डिफरेंट टाइप के जो किंगडम्स बने हैं ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से रिलेटेड है, या इनकी जो इवोल्यूशनरी जो सीक्वेंस या जो डायरेक्शन है वो क्या है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे जो इनिशियली एक तरीके से जो हमको किंगडम देखने को मिलता है, जिस किंगडम के मेंबर्स हमको देखने को मिलते हैं वो है मोनेरा। मोनेरा किंगडम से ही प्रोटेस्टा किंगडम एक तरीके से बना, और प्रोटेस्टा किंगडम से 3 किंगडम आपके बने, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई। तो यहाँ पे जो किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया और जो फंजाई किंगडम है इनके जो रूट्स हैं वो एक तरीके से प्रोटिस्टा किंगडम से होते हुए एक तरीके से आपकी आ रही है। तो मोनेरा से ही एक तरीके से आपका प्रोटिस्टा किंगडम बना, और प्रोटिस्टा से एक तरीके से आपके फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया तीनों किंगडम एक तरीके से अलग डायरेक्शन में एक तरीके से आपके बने हैं, है ना। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं वो एक तरीके से आपके एनिमल, प्लांट और फंजाई तीनों से ही एक तरीके से आपके सिमिलरिटीज शो करते हैं, और इनके बीच में आपको बहुत सारी एक तरीके से सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलती हैं, और इसी सीक्वेंस में एक तरीके से ये किंगडम आपके इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरीके से इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। हमने कहा कि मोनेरा किंगडम से प्रोटिस्टा किंगडम बना, और प्रोटिस्टा किंगडम से प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई तीनों अलग अलग डायरेक्शन में एक तरीके से आपके बने हैं। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इस सीक्वेंस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे मोनेरा और प्रोटिस्टा में जो मेजर डिफरेंस है वो डिफरेंस है सेल टाइप का। मोनेरा के जो मेंबर्स हैं ये भी यूनिसेलुलर है, और प्रोटिस्टा के जो मेंबर है ये भी यूनिसेलुलर है, लेकिन मोनेरा किंगडम के अंदर हमको प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल हमको देखने को मिलेगी, और प्रोटिस्टा के अंदर हमको यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स हमको देखने को मिलेगी। और प्रोटिस्टा और हायर एक तरीके से जो किंगडम के जो मेंबर्स हैं इनमें अगर हम मेजर डिफरेंस हम देखें तो प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं वो है यूनिसेलुलर, यानी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिल रहा है।
किंगडम्स हैं उनमें मल्टी सेलुलर कंडीशन हमको देखने को मिल रही है, और यहाँ पे यूनिसेलुलर। और इसके बाद अगर हम बात करें प्लांट्स, एनिमल और फंजाई की हम बात करें तो इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, और कुछ और बेसिक डिफरेंस हमको देखने को मिलेंगे। वो सभी डिफरेंस हम एक साथ एक टेबल के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक कि ये डायग्रामेटिक वे में हमने जो डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन को हमने समझा, ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, हम बात कर लेते हैं जो आपको अलग अलग प्रकार के किंगडम्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम कैरेक्टर के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको मेनली 5 किंगडम्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्टली हम बात करेंगे मोनेरा की, देन प्रोटिस्टा, फिर हम बात करेंगे फंजाई की, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये मेनली हमको 5 किंगडम्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तो इनमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंस है, वो हम एक साथ हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम जो कैरेक्टर हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं सेल टाइप, यानी इनमें किस प्रकार की सेल हमको देखने को मिल रही है। सेल टाइप की अगर हम बात करें तो सेल टाइप हमको 2 प्रकार के देखने को मिल रहे हैं, प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल एंड यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। तो जब हम किंगडम मोनेरा की हम बात करते हैं तो इस किंगडम के अंदर हमको प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रोटिस्टा की हम बात करें तो इसमें हमको यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलेगी, फंजाई में भी हमको यूकैरियोटिक सेल, प्लांट्स के अंदर भी हमको यूकैरियोटिक सेल, और एनिमल्स के अंदर भी हमको यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स हमको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिर्फ प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ जो सेल्स हैं वो हमको सिर्फ मोनेरा किंगडम में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जितने भी हायर जो किंगडम्स हैं वो सभी में आपको यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक फीचर इसी से रिलेटेड हमको देखने को मिलता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको एब्सेंट देखने को मिलती है, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे एब्सेंट आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे यूकैरियोटिक टाइप्स ऑफ सेल आपको देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल एक तरीके से अरेंज ऑर्गेनाइज्ड होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है। अब हम एक पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, सेल वॉल की हम बात कर सकते हैं। तो सेल वॉल की अगर हम बात करते हो मोनेरा के अंदर आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ मेंबर्स के अंदर प्रेजेंट भी हो सकती है, कुछ मेंबर्स के अंदर एब्सेंट भी हो सकती है, यानी दोनों प्रकार की कंडीशन हमको देखने को मिल रही है। और जब हम बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई में सेल वॉल हमेशा प्रेजेंट होती है और काइटिन की बनी हुई होती है। प्लांट्स में भी आपको सेल वॉल देखने को मिलती है और ये सेलुलोज की बनी होती है। एनिमल्स में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है कंप्लीटली। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम की अगर हम बात करें तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही हमको देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे हमको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिल रहा है।
जब हम बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई में हमको मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और लूज टिश्यू लेवल लाइक ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलता है, लूज टिश्यू लाइक ऑर्गेनाइजेशन। और जब हम प्लांट्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑर्गन या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। और जब एनिमलिया की हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे टॉप मोस्ट आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किंगडम एनिमलिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने लिए हैं, उस आधार पे एक तरीके से हम यहाँ पे सभी प्रकार के जो किंगडम्स हैं उनमें जो बेसिक सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक फीचर हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात कर सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो मोनेरा किंगडम के अंदर आपको ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक दोनों प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा। प्रोटिस्टा के अंदर बात करें तो यहाँ पर भी आपको ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक दोनों प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा। फंजाई एक्सक्लूसिवली एक तरीके से आपकी हेटेरोट्रोफिक होते हैं और मैक्सिमम जो होते हैं वो आपकी सेप्रोफाइटिक आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो ये आपके ऑटोट्रोफिक होते हैं, यानी इनमें फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी है, ये अपना फूड एक तरीके से खुद बनाने में केपेबल है। इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे। जब हम किंगडम एनिमलिया की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलता है। होलोजाइक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलता है, यानी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनके फ्रेगमेंट्स को वो एक तरीके से डायरेक्टली इनगल्फ करता है और बॉडी के अंदर एक तरीके से उनका डाइजेशन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो फंजाई और एनिमलिया जो किंगडम है उनमें आपको स्पेशली हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेजर जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है कि जो फंजाई होते हैं वो अपने जो डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं उनको एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं और एक तरीके से एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट को सक करते हैं, एक तरीके से बॉडी के बाहर एक तरीके से आपको डाइजेशन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जब हम किंगडम एनिमलिया की बात करते हैं तो इनके अंदर बॉडी के अंदर एक तरीके से फूड को हम इनगल्फ करते हैं और फिर उसको एक तरीके से अंदर डाइजेशन करते हैं। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक हम बात करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की वजह से, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी हम यहाँ पे स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो मोनेरा किंगडम के अंदर आपको बैक्टीरियाज के अंदर कॉन्जुगेशन एक एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, जिसको हम प्रिमिटिव मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कंसिडर कर सकते हैं, यानी कॉन्जुगेशन टाइप की एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। और जब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की, तो यहाँ पे आपको सिनगेमी आपको देखने को मिलती है, इसी के साथ साथ में कॉन्जुगेशन भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो फंजाई की हम बात करें, प्लांट्स की हम बात करें, एनिमलिया की हम बात करें, तो इनमें आपको प्रॉपर फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमने कुछ मेजर डिफरेंस हमने क्रिएट करने की हमने कोशिश की है अलग अलग प्रकार के जो किंगडम्स हैं उनमें। और यहाँ पे फाइनली हम बात कर रहे थे कुछ एग्जाम्पल
मेंबर्स के ऊपर। जैसे मोनेरा किंगडम में अगर हम बात करें तो सभी प्रकार के जो बैक्टीरियाज हैं इनको हम कंसिडर करते हैं। साइनोबैक्टीरियाज भी इसमें इंक्लूड हैं, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया की हम बात करते हैं, बैक्टीरिया की हम बात करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मोनेरा किंगडम के मेंबर्स। प्रोटिस्टा किंगडम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे पैरामीशियम की हम बात करते हैं, यूग्लिना की हम बात करते हैं, तो ये सारे मेंबर्स हैं। प्रोटिस्टा के मेंबर्स हमको देखने को मिल रहे हैं। फंजाई की हम बात करें तो यहाँ पे हम यीस्ट की हम बात कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्लांट्स की अगर हम बात करें, प्लांट्स में अलग अलग प्रकार के प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं। आग की हम बात कर सकते हैं, नील की हम बात कर सकते हैं, और एनिमल्स के अंदर हम रेड की हम बात करते हैं, रेबिट की हम बात करते हैं, कैट की हम बात करते हैं। ये सारे एनिमल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एज एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे हमने अलग अलग प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिए हैं, और ये जो सभी जो किंगडम्स हैं इनमें क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंस हैं, इसको हमने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का ये जो कंसेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा, और इससे आगे की बात हम आगे की वीडियो लेक्चर में